अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति के फेसबुक मैसेंजर पर कुछ समय तक अनिमेश के मैसेज आते रहे, लेकिन स्वाति ने किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अनिमेश अब उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं था, इसलिए उससे सिर्फ दोस्ती रख पाना स्वाति के लिए मुश्किल था। स्वाति ने सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से अपनी आईडी डिलीट कर दी। अब वो अपना सारा ध्यान उस गरीब बच्ची प्रेरणा पर लगाना चाहती थी। जैसे जैसे फाइनल एग्जाम का समय पास आ रहा था, वैसे वैसे स्वाति का प्रेशर भी बढ़ रहा था। एक दिन उसने प्रेरणा के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि वो प्रेरणा को एग्जाम तक अपने पास रखना चाहती है। स्वाति कुछ ही समय में बस्ती वालों का दिल जीत चुकी थी। वो इसके लिए राजी हो गए। इस बीच स्वाति ने मेधा और उसकी 2 बहनों का भी सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। स्वाति अपने दिमाग को इतना थका लेती थी कि जब काम खत्म हो तो उसे अनिमेश की यादें नहीं, बस नींद आए। दिन गुजरते जा रहे थे। प्रेरणा का 12वीं का ये एग्जाम सिर्फ उसकी नहीं, स्वाति की भी परीक्षा थी और उस परीक्षा को पास करने में दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परीक्षा का दिन भी आ गया। प्रेरणा, आज पहला इम्तिहान है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं दीदी। प्रेरणा का विश्वास से भरा चेहरा देखकर स्वाति के मन का डर भी जाता रहा। प्रेरणा के पेपर अच्छे जा रहे थे और आज उसका आखिरी पेपर था। पेपर खत्म करके वो सीधे स्वाति के पास आई। दीदी, आज सारे पेपर खत्म हो गए, अब बस रिजल्ट का इंतजार है। सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते नहीं बैठना है, इन 2 महीनों में तुम्हें आगे की तैयारी करनी है, समझी? बहुत दिनों से तुम मेरे पास हो, जाओ, 1 हफ्ते की तुम्हारी छुट्टी, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तुम्हें रुकना नहीं है। आईआईटी निकालना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर अगले हफ्ते से क्यों दीदी, कल से ही तैयारी करते हैं। नहीं रे पगली, दिमाग को थोड़ा आराम भी देना ज़रूरी है ना। प्रेरणा अपने घर चली गई। प्रेरणा के जाने के बाद स्वाति ने अपने लिए दूसरा काम ढूंढ लिया। उसने मुंबई की 18 साल से कम उम्र की रेप विक्टिम की एक लिस्ट बनाई और एक एक करके सभी से मिलना शुरू कर दिया। स्वाति सभी रेप विक्टिम से मिलकर उनकी काउंसलिंग करने लगी, पर यह इतना आसान नहीं था। उसे ये जानकर बड़ा अफसोस होता कि आज भी रेप के लिए विक्टिम को दोषी माना जाता है और इसके लिए लोगों के अलग अलग तर्क रहते हैं। लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, लेकिन लड़कों को कैसे रहना चाहिए ये उनके माँ बाप क्यों नहीं सिखाते? इस घटिया मानसिकता के कारण ही लड़कियों को बस एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। उन लोगों से स्वाति जब भी मिलती, उनमें उसे कोई आत्मबल नजर नहीं आता। जैसे उन्होंने मान लिया था कि उनके पास इज्जत नाम की जो एक चीज थी वो लुट चुकी है और अब उन्हें पूरी जिंदगी इसके बिना ही काटनी है। स्वाति कोई योजना बनाने लगी कि कैसे उनकी इस मानसिकता को बदला जाए। एक दिन उसने सबको अपने घर बुलाकर एक दूसरे से मिलवाया। तुम जानती हो मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि तुम सबका दर्द एक जैसा है। अब बारी बारी से तुम लोग उस दिन को एक बार फिर याद करो और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हम जहाँ जिंदगी को छोड़ देते हैं, शुरुआत वहीं से करनी होती है। इसलिए तुम सबको एक बार फिर से पीछे जाना होगा। एक एक करके सबने अपनी कहानी सुनाई। उसके बाद स्वाति ने सबको चाय बनाकर दी। देखा तुमने, सबकी कहानी अलग है, फिर तुम कैसे किसी एक कारण को सोचकर खुद को दोष दे सकती हो? अगर रानी के साथ बलात्कार उसकी छोटी फ्रॉक की वजह से हुआ, तो फिर मुन्नी के साथ सूट पहनने के बावजूद बलात्कार क्यों हुआ? अगर शाम को अकेले बाहर जाने की वजह से तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ, तो कविता के साथ घर में होते हुए भी बलात्कार क्यों हुआ? तुम लोगों को समझना होगा कि रेप समाज की विकृति है, जिसे कुछ विकृत लोग अंजाम देते हैं। इसमें तुम लोग खुद की गलती ढूंढना बंद करो। हादसे सबके साथ होते हैं, लेकिन उनकी वजह से जिंदगी रुक नहीं जाती। जिंदगी के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम लोगों के जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए जियो, खूब मेहनत करो। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जियो
और ऐसे जियो कि सालों बाद तुम्हें कोई पछतावा ना रहे कि काश तब हमने ऐसा किया होता। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमसे बेहतर कोई हमें जान ही नहीं सकता। तो हम किसी और के गलत किए की सजा खुद को क्यों दे भला। मैं चाहती हूं कि तुम सब अपने पैरों पर खड़ी हो ताकि किसी पर डिपेंड ना रहो। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जिंदगी के फैसले खुद ले सको। तुम लोग ऐसा क्या सीखना चाहते हो जिसे तुम अपनी कमाई का जरिया भी बना सको। लेकिन पैसे कमाने के लिए तो बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ता है ना दीदी। नहीं रानी, ये जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जहां पढ़ाई लिखाई की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन लोगों से इंटरेक्ट करना यानी उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी बात ठीक से रखना आना चाहिए। वो मैं तुम लोगों को सिखा सकती हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को कुछ ऑप्शन देती हूँ, इसमें से तुम लोग जो सीखना चाहते हो मुझे बता दो। एक बात तुम सब याद रखना, नदी के विपरीत तैरने पर ही एक तैराक की काबिलियत का पता चलता है। तुम लोगों को बहुत से लोग दबाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन विरोधियों को कभी कामयाब मत होने देना। आज जो तुम्हें बेचारा और लाचार समझ रहे हैं, उनके सामने खड़ा होकर दिखाना। देखो, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है। इन 3 चीज़ों में से तुम लोगों को जिसमें इंटरेस्ट हो मुझे बता दो। दीदी, इसमें कितना पैसा लगेगा उसकी चिंता तुम मत करो, वो पैसा मैं खर्च करूंगी। तुम लोगों को सिर्फ काम सीखने पर ध्यान देना है। दीदी, मुझे तो डांस सीखना पसंद है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं। ओके, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ देखती हूँ, थोड़ा समय दे दो मुझे रजनी। ठीक है दीदी, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम लोगों को भी लग रही होगी। चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। स्वाति ने सबके लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगाई। आज उन सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर स्वाति को अपनी मेहनत कामयाब होते दिख रही थी। स्वाति ने पर्सनल लोन और राजीव से थोड़ी मदद लेकर सभी लड़कियों का उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग वर्कशॉप में दाखिला करा दिया। खर्चे पूरे करने के लिए स्वाति कुछ लोगों को पर्सनल ट्यूशन भी देने लगी। उसका दिन इतना बिजी रहता कि पल भर की भी उसे फुर्सत नहीं मिलती, और शायद वो चाहती भी यही थी। दिन और महीने निकलते जा रहे थे। उन लड़कियों में धीरे धीरे आत्मविश्वास जाग रहा था। वो फिर से खुद को सामान्य महसूस करने लगी थी। कभी कभी खुद को सामान्य महसूस करना भी कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। उन्हें देखकर स्वाति ने ये जाना। रजनी का भी एक डांस स्कूल में उसने दाखिला करवा दिया। 3 महीने की वर्कशॉप खत्म करके लड़कियों ने अटेंडेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जब भी किसी को पहली तनख्वाह मिलती, वो दीदी का आशीर्वाद लेने जरूर आती। स्वाति की वजह से उनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया था। अब स्वाति को दीदी ना कहकर वो लोग दीदी माँ कहने लगे। उसके पास लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। एक दिन राजीव उसके घर पहुंच गया। हाय, आज अचानक आप मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? स्वाति, भूल तो तुम गई हो जिंदगी जीना। समाज सेवा करना अच्छा है, लेकिन तुम जैसे किसी चीज से भाग रही हो। सामना करो जिससे भाग रही हो। खुद के लिए समय निकालो, वरना किसी दिन बीमार होकर गिर जाओगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, जानती हो ना। चलो आज बाहर चलते हैं। कहाँ? चलो तो आज मेरी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा टाइम तो देंगे ना मुझे तैयार होने के लिए। स्वाति आज काफी महीनों बाद तैयार हो रही थी। राजीव उसे बांद्रा के एक पब में लेकर गया। डिम लाइट और म्यूजिक का शो, जिस पर थिरकते कई कदम। राजीव स्वाति को लेकर कॉर्नर में बनी टेबल की ओर चल दिया। इस माहौल में घुसते ही स्वाति को अनिमेश की याद सताने लगी। राजीव ने स्वाति से पूछा, क्या लोगी? एक कोल्ड ड्रिंक। अरे मुझसे इतना तकल्लुफ क्यों? कोई फायदा नहीं उठाऊंगा तुम्हारा नशे में। जो चाहे ऑर्डर कर सकती हो। अच्छा, एक मार्गरीटा ऑर्डर कर दीजिए। स्वाति और राजीव बातें कर रहे थे, तभी डांस करते एक कपल पर स्वाति की नजर पड़ी। लड़की पीछे से जानी पहचानी लग रही थी।
वो अपने पार्टनर को किस कर रही थी। लड़की जब पलटी तो उसका चेहरा देखकर स्वाति हैरान हो गई। कृतिका किसी और लड़के के साथ थी। स्वाति ने अपना ड्रिंक टेबल पर रखा और राजीव को बिना कुछ कहे उसके कदम कृतिका की ओर बढ़ने लगे। अब कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।